मेरा एक दोस्त है मोहित, स्कूलिंग करने के बाद ही वो घर से दूर रहने की उसको आदत पड़ गई। ये नहीं कि उसके घर वालों ने निकाल दिया था, लेकिन वो पढ़ाई के लिए अपने घर से बाहर चला गया। तो उसने 4 साल अपने कॉलेज में बिताए, उसके बाद 2 साल की MBA की और उसके बाद 8 अलग अलग सिटीज़ में उसने अपनी जॉब की। लेकिन दोस्तों अब मोहित का थोड़े दिन पहले ही मेरे पास अचानक से कॉल आया कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोला, लेकिन उसने मेरे से एक सवाल पूछा कि कह रहा है कि भाई मेरी शादी तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो भी साथ साथ बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को अपना घर खरीदना चाहिए या फिर मैं जिस रूम में रेंट पे रह रहा हूँ उसी पे आप मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए? दोस्तों ये सिर्फ मोहित की ही दिक्कत नहीं, बल्कि काफ़ी सारे लोगों की यही दिक्कत आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही टॉपिक करने वाले हैं कि वेदर यू शुड बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस। तो दोस्तों बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना किसी रुकावट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अपना घर तो अपना ही होता है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, बट ये बात है सिर्फ मैटर ऑफ चॉइस की और अफोर्डेबिलिटी की। दोस्तों अगर मैं बात करूं मोहित की, तो मोहित जो है वो गुड़गांव में एक 2 BHK फ्लैट में रह रहा है और वो भी काफ़ी पॉश एरिया में रह रहा है, जिसका रेंट है 25,000 रुपये। अब अगर उसको एक घर खरीदना है तो मोहित को या तो वो जगह कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी या पॉश एरिया कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर वो उसी पॉश एरिया में एक महंगा फ्लैट खरीद लेगा, क्योंकि पॉश एरिया है तो फ्लैट भी महंगा ही मिलेगा। तो दोस्तों मोहित ने जो चॉइस ऑप्ट करी वो उसने चॉइस ऑप्ट करी कि मैं पॉश एरिया में ही रहूँगा और साथ ही साथ महंगा फ्लैट उसी एरिया में खरीद लूँगा। अब ऐसे में शुरू होता है आपका ड्रीम हाउस प्लस आपका जो लोन इज इक्वल टू स्ट्रेस। ये बात बिल्कुल सही बोली है मैंने दोस्तों। आप लोन भी ले रहे हैं, अपना ड्रीम हाउस भी लेना है, तो वो आपका जो निकल के आउटकम आएगा वो आएगा स्ट्रेस का। क्योंकि दोस्तों मोहित की तरह भी काफ़ी लोग यही करते हैं कि उनको एक ऑप्शन तो दिखता है लोन का, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन का। आपकी अच्छी खासी सैलरी है, आपको लोन तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उस चीज़ों में हम जो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं या बातें भूल जाते हैं, वो कुछ होती हैं बातें जैसे कि आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड, ये सब आपका जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर आप लोन ले लेते हैं, लोन के बाद ये चीज़ें आपके ध्यान में नहीं आती हैं, आपके EMI साल टू साल बन जाएंगी। दोस्तों इस चीज़ को हम मोहित के एग्जाम्पल को एक मैथमेटिकली समझ लेते हैं। मोहित ने फाइनली अपना घर खरीद लिया और वो उसने घर खरीदा 1.5 करोड़ रुपए का 2 BHK, जिसमें बाइंग प्राइस जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का है। उसने डाउन पेमेंट जो करी वो करी उसने 30 लाख की। जो उसने लोन लिया वो लिया उसने 1 करोड़ 20 लाख का। इंटरेस्ट रेट इस पे है 8% का और जो उसकी मंथली EMI बैठी वो बैठी 1,03,000 रुपये की, जो उसने 20 साल के लिए लोन लिया है। अब दोस्तों जो उसको टोटल अमाउंट पे करना है 20 साल बाद वो उसका तकरीबन बनेगा 2 करोड़ 40 लाख के आसपास का, और सिर्फ इंटरेस्ट उसका बैठेगा 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का। तो दोस्तों इस बात से आपको क्या समझ बात आई? इससे बात ये निकल के आती है कि मोहित जब 25,000 रुपये मंथली रेंट दे रहा था, वह उसका अब जो उसको EMI देनी पड़ेगी वो 1,03,000 रुपये की देनी पड़ेगी, यानी 100% से भी ऊपर का इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसकी एक चीज़ तो बन जाएगी, उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। बाद में अगर वो बेचता भी है तो उसको उसका कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न ही मिल जाएगा, लेकिन वो 20 साल के लिए उसके पास एक लोन जो है वो उसके सर पे चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों ये होम लोन पे मिलने वाले बेनिफिट्स के, टैक्स बेनिफिट्स की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की। तो चलिए दोस्तों पहले हम उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई होम लोन लेता है उसको टैक्स बेनिफिट्स, काफ़ी सारे बेनिफिट्स और भी मिल जाते हैं। तो पहले हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला तो आप 80C में रिबेट ले सकते हैं, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है उस पे ले सकते हैं। दूसरा आप सेक्शन 24 पे ले सकते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट आपने जो पे करा है उस पे 2 लाख रुपए तक का अमाउंट की रिबेट ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं कि जो आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसपे आप ये क्लेम करने वाले हैं वो आपकी 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अगर वो 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होती, उस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट नहीं होती, तो आप अप टू 30,000 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर उसमें क्लेम ले सकते हैं। तीसरा है आप सेक्शन 80 में क्लेम ले सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं वो एडिशनल 50,000 तक की रिबेट ले सकते हैं। इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं कि जो आपका लोन अमाउंट है वो 35 लाख रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी की आपकी वैल्यू है वो 50 लाख रुपये से की ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमने जान लिए घर खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जब कोई रेंट पे रह रहा होता है तो उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहला फायदा उसका ये होता है, जहाँ हाउस ओनर्स को टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है, वही
जो रेंट पे रह रहे होते हैं उनको HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस का फ़ायदा मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों जब आपकी बात ग्रोथ पे आती है, सैलरीड लोगों की ग्रोथ पे बात होती है, तो कभी ना कभी उनको या कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको बाहर जाना पड़ता है, उस सिटी से बाहर जाना पड़ता है जहाँ पर वो अपना हाउस ओन करते हैं। तो एक हाउस ओन करना एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अगर आप रेंट पे ही रह रहे होते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, आप फटाफट वो बात डिसीजन ले लेते हैं और दूसरी सिटी में मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका उस सिटी में, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, उधर घर है आपका, तो आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि आप बाहर जाएं या ना जाएं। तो दोस्तों ये फ़ायदे भी होते हैं। तो चलिए ज़्यादा इसको बात को घुमाते नहीं हैं और मोहित की बात से ही, मोहित के एग्जाम्पल से ही इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तो दोस्तों अगर मोहित उसी घर में 25,000 रुपये के रेंट पे रह रहा होता तो सबसे बड़ी स्ट्रेस जो है उसकी लाइफ से क्या दूर होता? वो उसका दूर होता 1,03,000 रुपये की EMI जो उसको घर खरीदने पे उसकी जो बन गई है हर महीने की। तो दोस्तों ये मान लेते हैं कि मोहित उसी घर में 25,000 रुपये के रेंट पे रह रहा है और एडिशनली उसने 40,000 रुपये हर महीने निकाल के वो एक म्यूचुअल फंड में डाल रहा है जिसपे उसको 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब दोस्तों 20 साल बाद जो उस 12% के हिसाब से 40,000 रुपये अगर वो हर महीने डालता है, जो उसकी वैल्यू बनेगी वो 5,26,00,000 के आसपास की बन जाएगी और उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो 96 लाख होगा। और वो भी उसको कोई एक साथ नहीं देना, उसके लिए उसको कोई लोन नहीं लेना, वो हर महीने उसी में से निकाल के देता रहेगा, अपनी सैलरी में से निकाल के देता रहेगा। तो दोस्तों जो 1.5 करोड़ का फ्लैट उसने वो उधर गुड़गांव में खरीदा था, क्या 20 साल बाद उसकी वैल्यू 5,26,00,000 के आसपास होगी? क्या लगता है आपको? नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि उसने उसमें इतना इंटरेस्ट भी पे करा वो खरीदने के लिए और उसको म्यूचुअल फंड में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलके इतनी उसकी वैल्यू बन जाती है। तो दोस्तों अब आपके सामने एक पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी कि वेदर टू बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस। दोस्तों घर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, घर रेंट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, इट्स अबाउट द मैटर ऑफ चॉइस एंड अफोर्डेबिलिटी। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपके किसी ना किसी काम आई होगी और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।